खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। गांव बस्ती में जब किसी घर सब्जी बनाने के पैसे नहीं होते तो कहते थे कि टमाटर की चटनी बना लो, छाछ के साथ खा लें। अब टमाटर खरीदना भी गरीबों के लिए सपना हो चला है, क्योंकि दाम 60 से 80 रुपए किलो हो चले हैं। खेतों में किसान रोटी के साथ प्याज खाने को लेकर जाता था, अब प्याज का छोका लगाने में ही जान चली जाती है। गाड़ी का तेल इंसान का तेल निकाल रहा है और खाने के तेल के दाम जेब झेल नहीं पा रही। महंगाई हर दिन बढ़ रही है और जनता जिंदगी की जंग को हर दिन लड़ रही है। अगर मैं ये कहूं कि देश के इतिहास में आदम काल से लेकर 21वीं सदी में कभी पेट्रोल के दाम, तेल के दाम इतने नहीं रहे जितने आज है, तो गलत कुछ नहीं। लेकिन ये कहने वाले कि महंगाई से आम आदमी की कमर तोड़ने वालों जनता माफ नहीं करेगी, आज वो ही जनता की कमर तोड़ रहे हैं। जो सिलेंडर को सड़कों पर रखा प्रदर्शन किया करते थे, उनके दर्शन अब नहीं हो रहे हैं। जो प्याज की माला गले में पहनकर सरकार से सवाल करते थे, वो इस वक्त कौन सी माला जप रहे हैं जनता नहीं जानती। और जनता को कोई ये बताए कि महंगाई कब कम होगी, ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। शायद यही वजह है कि उपचुनाव में भी महंगाई सब मुद्दों पर भारी पड़ रही है और सियासत के सेमीफाइनल में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई निकलकर सामने आ रहा है। क्या इससे कभी राहत मिलेगी? आज बात इसी मुद्दे पर। दर्द अगर झलकता है तो वो महंगाई का है, क्योंकि इस महंगाई की जो मार है उसने जनता की कमर तोड़ दी है। किसी भी वर्ग की बात करें, सर्व वर्ग जो हैं वो इससे प्रभावित हैं, चाहे गरीब किसान हो, कोई और जो किसी भी तबके का व्यक्ति हो, नौकरी पेशा हो अथवा बिजनेस करने वाला व्यक्ति हो, तमाम लोग जो हैं वो इस महंगाई की मार से परेशान हैं, बेहाल हैं। और सवाल सबसे बड़ा ये कि जवाब इन चीज़ों का किसी के पास नहीं है, चाहे वो भाजपा
हो या फिर कांग्रेस, भाजपा पर जो केंद्र की भाजपा सरकार है उस पर लगातार ये जो हमले हैं वो हो रहे हैं कि आखिर इस तरीके से महंगाई को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अनकंट्रोल्ड स्थितियां क्यों हैं। दूसरी तरफ भाजपा इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस की जो राजस्थान सरकार है वो अपनी तरफ से कुछ जो सहूलियत है अपनी तरफ से कुछ भाव कम कर सकती है। लेकिन बड़ा मसला ये कि आखिर क्यों इस तरह से जनता को ठीक है रवि, वापस मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि अगर राज्य सरकार भाव कम भी कर देगी तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि दाम नहीं बढ़ेंगे। अगले 20 दिन में वो दाम फिर बढ़ जाएंगे। और वैसे भी एक कहावत है कि मुर्दे के बाल काट देने से वजन कम नहीं होता है। आज की तारीख में पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई के दाम, टमाटर के दाम, तेल के दाम, प्याज के दाम इतने बढ़ गए हैं कि 1-2 रुपए से राहत नहीं मिलने वाली है। ज्ञानचंद पारख जी, सर मुझे 2014 याद आता है और 2 नारे याद आते हैं। पहला नारा अच्छे दिन आने वाले हैं और दूसरा महंगाई की मार से मारने वालों जनता माफ नहीं करेगी। इन नारों का मतलब क्या है सर आज की तारीख में बीजेपी के लिए? देश की जो महंगाई की जिम्मेवारी है भारत सरकार की बनती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने जिस तरीके से पेट्रोल डीजल पर रेट बढ़ाया है जो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत है। जो हमारे पड़ोसी राज्य है, चाहे गुजरात हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, तो वहां आप पेट्रोल डीजल के रेट देखेंगे और राजस्थान के रेट देखेंगे तो इस बात की गवाही दे देंगे। जी ज्ञानचंद पारख जी, एक बार के लिए मैं मान लेता हूं, चलिए 7 रुपए कम कर दिए, मैंने मान लिया पेट्रोल पर 7 रुपए कम कर दिए। 113 में से 7 रुपए कम होने पर भी सर कितने बनते हैं? 106 रुपए बनते हैं। आपको लगता है 106 रुपए पेट्रोल के जनता झेल सकती है? तो भी उससे जनता को काफी राहत, काफी राहत मिलेगी उसे, ऐसा नहीं मिलेगी। ज्ञानचंद पारख जी, आप ये गारंटी दे दीजिए सर, अगर सरकार 7 रुपए कम कर दे उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे नहीं, सिर्फ कम होंगे। ये गारंटी कौन देगा कि अगले 20 दिन में वो 7 रुपए नहीं बढ़ जाएंगे? आप मेरी बात सुने। अभी लगभग 2 महीने पहले भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों को वे के दायरे में लाने का एक प्रस्ताव रखा था, उसके लिए मीटिंग भी बुलाई थी जी। पर जो भी विपक्षी शासित राज्य है ना, वहां के मुख्यमंत्री ने विरोध किया। अगर वो केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मान लेती और नहीं, मुझे सर मैं इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहता। आपने पहली लाइन में कह दिया कि महंगाई को कंट्रोल करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो मुझे बताइए क्या ये वो अच्छे दिन है जिनका सपना दिखाया गया था? क्या देश में गरीब आदमी 80 रुपए का किलो का टमाटर खरीद सकता है सर? वास्तविक बात कीजिए सर। केंद्र सरकार जी, पेट्रोल छोड़ दीजिए, 80 रुपए का टमाटर आम आदमी खरीद सकता है? नहीं, 200 रुपए किलो का तेल खरीद सकता है? कभी घटता है, लेकिन जो महंगाई का जो, अगर राजस्थान की जनता अगर महंगाई से त्रस्त है तो एक तो डीजल पेट्रोल सर राजस्थान की नहीं, कम कर दें, पूरे देश की जनता महंगाई से त्रस्त है सर। का जो प्रस्ताव था उसको विपक्षी शासित राज्य मान लें तो निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल के रेट कम हो सकते हैं। प्रशांत बैरवा, ज्ञानचंद पारख जी की माने तो पहली लाइन ये कि महंगाई को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, और दूसरी लाइन उनकी ये है कि अगर विपक्षी मान जाए तो महंगाई कम हो जाए। दोनों में ही विरोधाभास है। तो बहुत अजीब सी बात है। देखिए, ये इनके नेता, आपको मालूम है जब यूपी 2 के टाइम में जब पेट्रोल के जरा से भी दाम बढ़ा करते थे तो गले में ये प्याज लटका लेते थे, सिलेंडर को सिर पे रख लेते थे, जितने नाटक कर सकते थे करते थे। अभी पैसा, ये डीजल का पैसा भी ऐसा बढ़ा रहे हैं, 13 पैसे, 12 पैसे, 13 बार बढ़ गया, 20 बार बढ़ गया। आप देखिए बिल्कुल धीरे धीरे कर करके महंगाई पे कंट्रोल तो आ ही नहीं रहा। और इनको चाहिए कि जॉइंट पार्लियामेंट्री मीटिंग बना के उनको दिशा देना चाहिए कि कैसे इसको, महंगाई को कम कर सकें। और रही बात चुनाव के बाद में भी आप देखिएगा, इन्होंने जितने भी इनके नेता हैं एक भी बोलने वाला नहीं महंगाई के खिलाफ, ना कोई खूब प्रदर्शन किया करते थे कांग्रेस के खिलाफ। और महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? नितिन गडकरी कहते हैं कि पेट्रोल के दाम कम नहीं होंगे, डीजल के दाम कम नहीं होंगे, और बढ़ सकते हैं। डीजल पे डिपेंड रहती है इकोनॉमी, किसी भी स्टेट की हो चाहे कंट्री की हो, डीजल के हिसाब से फ्रेट में पैसा लगता है, हर चीज उसकी पे डिपेंड करती है। आई थिंक इसके अंदर उनको जॉइंट पार्लियामेंट्री मीटिंग बुला के और जो महंगाई को कैसे कंट्रोल करें सबके सजेशन लेने चाहिए इनको जी। ये लेने को तैयार ही नहीं है। ये तो उन्होंने हद धर्मिता कर रखी है। रेट आप देखिए,
खाने में इतना महंगाई हो रही है, डीजल पेट्रोल, तो गैस सिलेंडर देख लीजिए आप, 1,000 रुपए का लोग वापस से चूल्हा जलाने लग गई हैं औरतें गाँव के अंदर। पहले एक मुहिम चली थी उज्ज्वला योजना में कि सिलेंडर आएंगे, अब वो सिलेंडर इतने महंगे हो गए हैं कि आम आदमी का बहुत दुश्वार हो गई है जिंदगी। आई थिंक जरूरी नहीं कि इसको चुनाव से रिलेटेड करें, अपन वैसे भी अपन चाहें जी, तो ये बहुत सीरियस मुद्दा है। आई थिंक इसको हिंदुस्तान को कोरोना टाइम के बाद इकोनॉमी को बूस्ट करने का वक्त था। आप इनसे पूछिए ना कितना इनकम कमाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीजल बेच के, पेट्रोल बेच के, गैस सिलेंडर बेच के, एक बार आप इनसे पूछिए तो सही, और उसको कहाँ किस दिशा में लेके जा रहे हैं। नहीं, वो थोड़ी ना बताएंगे। देवेंद्र शास्त्री जी, आपको लग रहा है कि विपक्ष उतना मजबूत नहीं जितना बीजेपी विपक्ष के तौर में होती थी? क्योंकि जो हाल देश का इस वक्त हो चला है महंगाई की वजह से, विपक्ष को सारे मुद्दे छोड़ देने चाहिए सर। अगर इस मुद्दे पर ही सरकार को घेरने की तैयारी करे तो आम आदमी अपने आप पीछे खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये बात तो है कि विपक्ष की आवाज़ जो है वो उतनी बुलंद आपको नहीं सुनाई देती है जितनी होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इसमें मीडिया का भी कुछ भूमिका है थोड़ी सी। लेकिन देखिए, फैक्ट ये है कि एक तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि कम से कम जो वल्लभ नगर और दारियाबाद के चुनाव हो रहे हैं वहाँ जनता ने फोकस किया है महंगाई पे, पब्लिक के इशू को ऊपर लाया जा रहा है, और आप लोगों ने ये डिस्कशन रखा है, ये भी बहुत अच्छा है, सामयिक है, और मैं समझता हूँ कि इसी तरह से चीज़ें चलनी चाहिए। अब सवाल यह है कि जब जीएसटी लागू हो गया उसके बाद महंगाई और प्राइसिंग का कंट्रोल लगभग 90% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया, क्योंकि सारे टैक्स जो है एक जगह कर दिए गए। तो अब उनका जो जीएसटी का पैसा स्टेट को देंगे, नहीं देंगे, कम देंगे, ज़्यादा देंगे, ये सारी पॉलिटिक्स जो है हम लोग देख रहे हैं। तो स्टेट के पास केवल ये जो वैट की जो मद हैं, डीजल और पेट्रोल, बस इतनी चीजें हैं जिस पर वो अपना कुछ कमा सकती है, कुछ कर सकती है, बाकी कुछ भी इनके पास नहीं है। तो आम आदमी नहीं मर रहा है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि एनर्जी की जो भी सोर्सेस हैं कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा गया है। डीजल, पेट्रोल, गैस, आपकी बिजली, इवन अगर राजस्थान की बात करें तो बिजली का यहाँ पर भी ये भी हिसाब लेना चाहिए वैसे कांग्रेस गवर्नमेंट से कि बिजली के क्या दुर्गति बनाई हुई है राजस्थान में। लेकिन सच्चाई ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इकोनॉमिक्स की, देश की इकोनॉमी चलाने का कोई एक्सपर्टीज नहीं है। मुझे तो इनके हाथ से आज कोई चीजें नियंत्रण से बाहर है। आम आदमी का कोई धनी धोरी है जो ये देखे कि आम आदमी का हाल क्या हो चला है? बिल्कुल नहीं। किसी के पास फुर्सत है सोचे कि आम आदमी की थाली में क्या पड़ा है? सरकार उस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है, शायद उनको होश ही नहीं है कि ये भी एक महंगाई भी एक इशू है, वो शायद इस पे देख ही नहीं पा रही है। उनके जो इकोनॉमिक्स को जानने वाले सुब्रमण्यम स्वामी हैं वो 20 बार कह चुके हैं कि भाई इकोनॉमिक को संभालो, देश बर्बाद हो रहा है, लेकिन वहाँ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि राजस्थान में, जैसे राजस्थान की हम लोग बात करें तो राजस्थान में भी स्टेट गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जो कोरोना के बाद में जो यहाँ के लोगों की जो हालत है उसमें किस तरह की राहत दी है। कोई राहत नहीं है। बिजली के बिल देखिए आसमान को छू रहे हैं राजस्थान में। ये बिजली भी एक बहुत बड़ा इशू है, और मुझे लगता है कि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें ये सवाल भी उठना चाहिए। दोनों सरकारें जो है भारतीय जनता पार्टी हर महीने बिल आ रहा है और उसकी वजह से सर्विस चार्ज का जो अलग से भार पड़ रहा है उस पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को इस वक्त ये सोचने की आवश्यकता है कि जनता जिस तरह से एक तरफ तो ट्रेड और इंडस्ट्री बर्बाद हो रहे हैं, तो जो इनकम सोर्स है, लोगों को नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, और फिर आप इतना सब बढ़ाते जा रहे हैं। आप ये डीजल और पेट्रोल को देखिए नियंत्रित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। आपने इंटरनेशनल मार्केट पे छोड़ दिया है तो क्या आप जब आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है तो क्या इसको छोड़ दिया? सर मैं नहीं समझ पा रहा। जब कोरोना के टाइम में $0 रेट था सर, $0 का, उस दौर में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे। अगर पूरे तरीके से डिकंट्रोलाइज होता तो उस वक्त 15-20 रुपए पेट्रोल मिलना चाहिए था, उस वक्त भी 60-70 रुपए मिला है। जब इंटरनेशनल प्राइसेस डाउन थी उस वक्त उसका बेनिफिट नहीं दिया कि हम कर चुका रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह के बहाने बनाए गए। सर ऑयल बॉन्ड का जिक्र किया, संसद में बाकायदा बीजेपी के सांसद ने बताया कि 7 लाख करोड़ से ज्यादा बीते एक साल में कोरोना के टाइम में वो पेट्रोल डीजल से ले चुके हैं। 1 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड और 7 लाख करोड़ ले चुके हैं जेब में, और कितना लेंगे सर?
बिल्कुल, ये कर्ज पे कर्ज लेकर के देश की इकोनॉमी में कैसे बूस्ट की जाए, पैसा कैसे कमाया जाए, ये समझ में सरकार को नहीं आ रहा है। ज्ञानचंद पारख जी, सिचुएशन है। सर मैंने तो बस यही सुना था कि देश का हर एक नागरिक सशक्त हो जाए तो देश सशक्त हो जाए। अब मैं कैसे समझूं कि देश का हर नागरिक थाली में जो अनाज है सर उसके लिए लड़ रहा है और हम कह रहे हैं देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। पूरी पहल की है महंगाई को कम करने की। कोई भारत सरकार के प्रयासों में कोई कमी नहीं है। भारत सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया था। तो डीजल और सर ये वो पेट्रोल है, प्रयास तो नहीं कि दिए की रोशनी में खिचड़ी पकाने की तैयारी की जा रही हो। लेकिन आपको पता होगा मीटिंग में क्या हुआ। मीटिंग में जो कांग्रेस ज्ञानचंद पारख जी, शासित प्रदेश थे ना, ज्ञानचंद पारख जी, उन्होंने बिल्कुल इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया। जी। अगर वो उस समय मान लेते तो आज 25-30 रुपए की राहत जनता को मिल जाती। जी। तो सारी की सारी जिम्मेवारी। अरे सर मैं ये कह रहा हूं कि 25 रुपए कम कीजिए। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, पेट्रोल के 113 रुपए में से 25 रुपए भी कम कर लीजिए। क्या उसको जनता झेलने को तैयार है? डीजल में से भी 25 कम कर दीजिए, जनता झेलने को तैयार है। 100 रुपए की शिमला मिर्च, 60 रुपए का टमाटर, 1000 रुपए का रसोई गैस का सिलेंडर, सर वाकई में झेलने को तैयार है हम आदमी। 25 रुपए कम हो जाएंगे, 25 रुपए कम हो जाएंगे। नहीं, सिलेंडर भी तो उसी में आ जाएगा ना। सिलेंडर भी गैस और वो पेट्रोल डीजल में एक साथ शामिल हो जाएगा। जी। डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दाम स्वतः ही कम हो जाएंगे अगर इनको जीएसटी के दायरे में लेके आ जाएंगे तो। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं ज्ञानचंद पारख जी, आप ये कह रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। तैयार है। विकास तो आम आदमी से हो रहा होगा। आम आदमी भूखा मर रहा है, आप कह रहे हैं देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। आपको पता है अभी जो आंकड़ा आया है, हमारे देश के अंदर भूखमरी पाकिस्तान से ज्यादा है। आंकड़ा पढ़ा सर आपने? नहीं, ये आंकड़ा बिल्कुल नेपाल, बांग्लादेश ये प्रमाणित आंकड़ा नहीं है। बेहतर है उनको। सर नेपाल बांग्लादेश भी हमसे आगे हैं, ये हाल है। कोरोना काल में भी कहीं ऐसा कोई कहीं भी अगर मैं समाचार गलत नहीं तो 119 में से शायद 6 या 7 देश हैं देश को बदनाम जिनकी हालत हमसे बुरी है। वरना भूखमरी वाली बात कहीं नहीं है देश में। जी कहीं नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? ज्ञानचंद पारख जी, सर विधानसभा क्षेत्र में आप मुझे बताइए, आपके विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख की पॉपुलेशन में कितने लाख ऐसे हैं जो 60 रुपए का टमाटर सलाद में खा सकते हैं? बताइए जरा। अगर हंगर इंडेक्स पे भी आपको भरोसा नहीं तो बताइए मुझे। ये टमाटर के भाव, ये दूसरे जो सब्जियों के भाव है ना, नहीं ये तो समय के साथ कभी बढ़ते भी है कभी घटते भी है। पता होगा कोरोना काल में सब्जी फोकट तक में मिली थी, फ्री में मिली थी। कभी कोई फसल कम हो जाए उसके दाम बढ़ा दे किसान, तो ये लंबे समय तक टिकती नहीं है। ये कुछ दिनों का होता ज्ञानचंद है। पारख जी, ज्ञानचंद पारख जी, सर गांव बस्ती के लोग अनाज तो 1 साल का स्टोर कर सकते हैं, पेट के अंदर खाने को 1 साल स्टोर नहीं कर सकते सर, उनको हर दिन चाहिए। मुझे नहीं ऐसा खाने पीने वाला मैटर जो है ना, उससे जनता कहीं भी किसी प्रकार से। ठीक है सर, जनता के बीच में जरा जाइएगा, उनसे पूछिए महंगाई से त्रस्त नहीं है तो जवाब मिलेगा सर। ठीक है प्रशांत, मैं क्यों ये खुलकर ना कहूं कि आज अगर मेरा देश महंगाई से त्रस्त है तो उसके लिए विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार, क्योंकि वो सड़कों पर आकर मजबूती से कह ही नहीं रहा कि देश के अंदर भुखमरी बढ़ रही है, थाली से निवाले गायब हो रहे हैं। देखिए, विपक्ष जब अपनी भूमिका निभाता है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। और आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के अंदर इतने बढ़िया इकोनॉमिक्स बैठे हैं, विपक्ष में बैठे हैं, कभी प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने कभी सलाह ली उनकी क्यों महंगाई बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ रही, कभी उनकी एडवाइस ली? आपको पता, मनमोहन सिंह जी खुद ही इतने बड़े इकोनॉमिक्स थे, वहाँ कभी दिक्कत नहीं आई, इतनी दिक्कत नहीं आई। अभी इतनी प्रॉब्लम आई है तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए लोकसभा की भी और विधानसभा की, कि कैसे इस प्रॉब्लम को दूर करें। क्या इस वक्त देश में महंगाई से बड़ा कोई मुद्दा है जो विपक्ष को दिखाई दे रहा है? तो मुझे बताइए। देखिए, और अगर नहीं है तो इसको पुरजोर तरीके से उठाया क्यों नहीं जा रहा? नहीं, 100% आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका थोड़ी कमजोर रही है, मैं इससे डिनाई नहीं करता, क्योंकि हमारे भी अभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें चलती रहती हैं। और मैं समझता हूँ कि मगर विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह से होगी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मगर इनकी एडवाइस भी ली जाए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनकी एडवाइस ली जाए, क्यों ऐसा कम किया है। अब जो कहते हैं 70 साल में हमने राज किया है, जो 70 साल में हमने राज किया है तो हमारे से थोड़ी सलाह भी ले लो,
हमारे बहुत सारे लोग इकोनॉमिस्ट बैठे हुए नेताओं ठीक की है, सलाह ले मुझे लो आप। प्रोग्राम को क्लोज करना है क्योंकि देवेंद्र शास्त्री जी सिर्फ एक लाइन में बताइए, आगामी चुनाव के अंदर क्या जनता के दिल का दर्द वोट में किसी को मतदान करने के दौरान रिफ्लेक्ट होगा सीधे तौर पर? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अब ये स्टेज आ चुकी है कि एक एवरेज आदमी, एक औसत आदमी, एक जो मतदाता है वो मजबूर है ये समझने के लिए, सोचने के लिए कि मुझे कल की रोटी नसीब होगी कि नहीं होगी। तो ये चीज डेफिनेटली ये चुनाव में मतदाता इस पर अपना जो मत देंगे और आने वाला समय जो है के लिए ज्ञानचंद पारख जी आपका भी शुक्रिया, प्रशांत आपका भी शुक्रिया और रवि आपका भी शुक्रिया। गांव बस्ती के अंदर कहते हैं कि एक टहनी को सिर्फ उतना ही मोड़ा जा सकता है जितना वो झेल पाए, उसके बाद वो टूट जाती है। महंगाई दरअसल आम आदमी की वही लिमिट है जो जिस दिन टूट जाएगी सरकारें उखड़ जाएंगी और उखड़ चुकी हैं कई बार। यह भ्रम ना पाला जाए कि जनता सब कुछ सहन कर लेगी। एक वोट सरकार को बैठा सकता है सिंहासन पर तो उतार भी सकता है।